everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 9th chemistry chapter structure of atom. Point number 1, introduction to the atom. What is atom? So an atom is the basic unit of matter and the smallest particle of an element. एटम क्या है? किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट है. ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो एटम है. ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का. दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं एक एटम की. नाउ व्हाट आर सब एटॉमिक particles which are smaller than atom? So protons, neutrons and electrons, these three are subatomic particles. Now see protons. Protons positive charge +1 found in the nucleus, mass approximately 1 atomic mass unit. प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, +1 इसका चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस. इसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU. ओके. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं. सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ओके. एंड इनका जो मास है दैट इज सिमिलर टू प्रोटॉन, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. नाउ कम टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1. These are not present inside the nucleus, but electrons revolve around the nucleus in orbits. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं. इनका मास नेग्लिजिबल होता है. ओके. नाउ सी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे की, किसने की? ठीक है, कब की? पॉइंट नंबर ए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय J.J. थॉमसन. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने 1897 में की थी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके. ओके. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? J.J. थॉमसन ने की थी 1897 में. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, उससे फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. ओके. A glass discharge tube with metal electrodes was used. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया, विद मेटल इलेक्ट्रोड्स थे उसमें, एंड विद एयर इवैक्यूएटेड एंड हाई वोल्टेज उसमें अप्लाई की थी इन्होंने. इससे उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ कि रेज, स्ट्रीम ऑफ रेज इमर्ज हुई फ्रॉम द कैथोड एंड ट्रेवल टू द एनोड. कैथोड से एनोड तक स्ट्रीम ऑफ रेज इमर्ज हुई थी. यहाँ से इस तरीके से ये रेस कैथोड से एनोड तक ट्रैवल की थी. सो स्ट्रीम ऑफ रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द कैथोड. कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. ओके. सो कैथोड से जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड तक जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, स्ट्रीम ऑफ रेज इस तरीके से ट्रैवल की गई थी. उस एक्सपेरिमेंट में दीज रेज कास्ट शैडोज एंड वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इंडिकेटिंग अ नेगेटिव चार्ज. देखिए, लाइक जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर ये अट्रैक्ट हुई थी. ओके. जो रेस है इन्होंने शेडो बनाई थी एंड वो डिफ्लेक्ट हुई थी. कैसे डिफ्लेक्ट हो गई? मतलब वो ऐसे करके जा रही थी रेस कैथोड टू एनोड, लेकिन बीच में कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरीके से चली गई, इस तरीके से चली गई. ठीक है, तो वो कहाँ पर चली गई? डिफ्लेक्ट कैसे हो गई? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ओके. एंड मूव कहाँ पर करी थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ. तो इसका मतलब कि ये जो रेज थी ना, कैथोड रेज, ये जो कैथोड रेज थी, ये अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी तो इसका मतलब कि ये नेगेटिवली होंगी चार्ज्ड, तभी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं. ये कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव है. ओके. सो यहाँ से कैथोड रेज निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही हैं. कुछ रेज रिफ्लेक्ट भी हुई हैं.
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्योंकि मूव कर रही हैं, इसका मतलब कि इन रेस पर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज होंगी ये रेस, ठीक है। सो दीज रेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। अगर सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, और जब चार्जेस अनलाइक होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, so these rays cast shadows and were deflected by electric and magnetic fields towards the positive plate indicating a negative charge। तो इससे पता चला कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। Conclusion: the cathode rays were made of negatively charged particles called electrons। इसका क्या कंक्लूजन था, जो जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था उससे उन्हें पता चला कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, जो जे थॉमसन ने 1897 में की थी कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट, डिस्कवरी नंबर बी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में केनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ एंड प्रोटॉन्स के लिए केनाल रे एक्सपेरिमेंट किया गया। ई गोल्डस्टीन ने किया, 1886 में किया। ये कैसे हुआ था, कंडक्टेड यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैथोड जो कि परफोरेटेड था, परफोरेटेड कैथोड रेस का यूज करके इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट किया, और क्या ऑब्जर्व किया कि अ सेकेंड सेट ऑफ रेस ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेस वाज ऑब्जर्व्ड। सेकेंड सेट ऑफ रेस जो ट्रैवल कर रही थी कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इन्होंने ऑब्जर्व की कि कुछ रेस इसमें ऐसी भी हैं जो कैथोड रेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही हैं। These rays were deflected towards the negative plate, indicating a positive charge. Cathode is negative terminal, anode is positive terminal. तो जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, उससे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। अब कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ मूव करी, ओके। सो ये जो रेस थी जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव हुई, उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से पता लगा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही हैं। ये जो रेज हैं डिफ्लेक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ये इंडिकेट कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इन रेज में। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, दीज वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रेज है और इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ पॉइंट नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। इन्होंने बेरिलियम एटम्स को बॉम्बार्ड किया विद अल्फा पार्टिकल्स। ऑब्जर्व क्या हुआ, न्यूट्रल रेडिएशन एमिट हुई, इसमें ना नेगेटिव चार्ज इन पे है और ना पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसी का कोई इफेक्ट नहीं था। इससे फिर कंक्लूजन निकला, एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स वाज कंफर्म्ड। नाउ सी एटॉमिक मॉडल्स। अब हम एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। 1897 में इसकी डिस्कवरी हुई। ये जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उनका मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल। एटम वाज इमेजिन्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। इन्होंने कहा कि एक एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है विद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन इट। ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इसमें एम्बेडेड होते हैं, ओके। रिजेंबलिंग अ प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन होता है रेड कलर का, ठीक है, तो ये पूरा जो रेड कलर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा, ठीक है। और उसमें जो सीड्स होते हैं वो सीड्स जैसे एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज एटम में एम्बेडेड होता है। ये था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन, ओके। Atom was imagined as a positively charged sphere
with negatively charged electrons embedded within it, resembling a plum pudding or watermelon. इनकी क्या लिमिटेशन थी इस मॉडल की? फेल्ड टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू एटॉमिक स्टेबिलिटी. ये फेल हो गए ये एक्सप्लेन करने में कि जो एटम है वो स्टेबल कैसे रहता है. ओके, सो थॉमसन फेल्ड टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन related to atomic stability. Next is Rutherford's model of the atom. जब जे थॉमसन फेल हो गए तब फिर रदरफोर्ड आए 1911 में. इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ऑन द थिन गोल्ड फॉइल पर. एक पतली सी गोल्ड फॉइल थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया. ठीक है, जैसे ये गोल्ड फॉइल है, इस पर ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये इस तरीके से फेंके गए, बम्बार्ड किए गए. नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस मॉडल? मोस्ट पार्टिकल्स पास्ड थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन. बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के. कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे सीधे निकल गए बहुत सारे पार्टिकल्स. अ फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए इस तरीके से. ठीक है, एंड सम रीबाउंड बैक. कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो रीबाउंड बैक हो गए, मतलब इस तरीके से गए वो आगे और वापस आ गए. ठीक, तो कुछ पार्टिकल्स, मोस्ट पार्टिकल्स तो पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन. अ फ्यू डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल. कुछ स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए इस तरीके से. एंड सम रीबाउंड बैक. कुछ पार्टिकल्स रीबाउंड हो गए, वापस आ गए, जैसे गए वो वैसे ही वापस आ गए. इससे क्या कंक्लूजन निकला? रदरफोर्ड ने इससे कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. ज्यादातर एटम कैसा है? एम्प्टी स्पेस है, तभी तो ज्यादातर पार्टिकल्स इस तरीके से चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एटम. एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एटम में. इसकी वजह से क्या हुआ? न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट होता है, कैसे पता लगा? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, उस पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गए वो. ठीक है, तो डिफ्लेक्शन की वजह से उन्हें पता चला कि डेंस पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. ये भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में. ठीक, सेंटर में एटम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने अपने ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व करते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ. ठीक, तो ये थे कंक्लूजन्स गिवन बाय रदरफोर्ड. नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड? लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसकी? could not explain why electrons do not fall into the nucleus due to attractive forces. देखिए, जब इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है. ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इस तरीके से वो पास में आएगा, फिर और पास में आएगा, फिर और पास में आके वो तो इसमें गिर जाना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर. बट ऐसा तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर तो नहीं जाता वो न्यूक्लियस के, है ना, वो तो स्टेबल रहता है पूरा एटम. सो कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल. फॉल क्यों नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो फॉल ही हो जाए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन? ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए ये रदरफोर्ड के बाद बोहर पिक्चर में आए और इन्होंने अपना मॉडल दिया एटम का 1913 में. बोहर के पोस्टुलेट्स हैं. बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में. ठीक है, और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब कि ये देखिए न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन अंदर फॉल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो इसका शेल है ना, ये ऑर्बिट जो है ना इसका, इस वाले इलेक्ट्रॉन का,
इसको इसी ऑर्बिट पर ही, इसी शेल पर, इसी एनर्जी पर रिवॉल्व करना है। और हर शेल का अपना एनर्जी लेवल होता है। वो उससे अगर एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी, तो वो फिर नीचे या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाली शेल में चला जाएगा या ऊपर वाली शेल में चला जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पर ही न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ही शेल, एक जैसे ये न्यूक्लियस है, यहां पर आपका ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे के एनर्जी लेवल में नहीं जा सकते। कब जाएंगे? जब एनर्जी लॉस करेंगे या एनर्जी गेन करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में। इनका सबका अपना अलग पाथ होता है, अपनी अलग एनर्जी लेवल होता है उनका। ठीक है, उसी पर उनको रिवॉल्व करना होता है, इसीलिए एटम स्टेबल रहता है। दिस इज द बोहर पोस्टुलेट नंबर 1। Bohr's second postulate, electrons do not radiate energy while in stable orbit. जब एक स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा तब वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेट अस सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इसकी एनर्जी में कोई चेंज होगा ही नहीं जब ये अपने स्टेबल ऑर्बिट पर ही रिवॉल्व करेगा। वो तो बस रिवॉल्व करता रहेगा, गोल गोल इसके घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो रेडिएट नहीं होगी। अब पोस्टुलेट नंबर 3, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन एनर्जी लेवल्स डिफाइंड बाय E2 - E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। देखिए, एनर्जी जब वो एब्सॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, एब्सॉर्ब करेगा मतलब और एनर्जी गेन करेगा, एमिट करेगा मतलब और एनर्जी लॉस करेगा अगर अपनी, तब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बिटवीन एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन 1 इज रिवॉल्विंग हियर एंड इलेक्ट्रॉन 2 इज रिवॉल्विंग हियर। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, ठीक है, तो ये यहां से इस वाली ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। गेन करने पर अपने से ऊपर वाली ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, ये वाला जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसने अगर एनर्जी लॉस की तो ये अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, लॉस करेगा तो नीचे पहुंच जाएगा और गेन करेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, सिंपल। और जो भी एनर्जी में चेंज आएगा वो होगा E2 - E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। एनर्जी क्या होती है? h न्यू। ठीक है, E2 - E1 जो फाइनल एनर्जी है माइनस जो इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, मींस या फिर हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। सक्सेस, इनको सक्सेस मिली क्या एक्सप्लेन करने में? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताई। ठीक है, कैसे एटम स्टेबल रहता है, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो स्टेबिलिटी थी एटम की वो ना तो थॉमसन बता पाए ना रदरफोर्ड बता पाए। किसने बताई? बोहर ने बताई। Atomic number and mass number. What is atomic number? Atomic number is number of protons in the nucleus of an atom. एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर है। ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। Let us take an example of hydrogen atom. Its atomic number is equal to 1. Okay. तो इसमें अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। ओके, और अगर ये न्यूट्रल एटम है, मीन्स अगर इस पर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होंगे। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इट मीन्स कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है न्यूट्रल एटम में उसके इक्वल होगा, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव टू लर्न एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अप टू 20। आपको देखिए 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। 1 किसका होता है हाइड्रोजन, 2 हीलियम, लिथियम 3, 4th नंबर पर बेरिलियम, 5th बोरोन, 6th कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 is नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 10 is for neon, 11 is for sodium, 12 is for magnesium, 13 is for aluminium, 14 is for silicon, atomic number 15 is for phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, 18 argon, atomic number 19 is for potassium and 20 is for calcium। ओके सो आपको 1 to 20 सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लर्न करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास नंबर। ओके, व्हाट इज मास नंबर? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। A is equals to number of proton plus number of neutron. Capital A is for mass number, capital Z is for atomic number. Okay, so first of all mass number is denoted by capital A. Mass number is equal to sum of number of proton plus नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसका जो सम होगा वो क्या होगा? मास नंबर, ठीक है। जो मास नंबर है वो क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वही उस एटम का मास नंबर होता है, ठीक है। सो मास नंबर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए मास नंबर कैलकुलेट करते टाइम हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ही कैलकुलेट क्यों करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं। मास ऑफ एटम इज नथिंग बट द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वही, किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस तरीके से ये अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द मास नंबर। एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। ओके, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू 8। ओके, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम 8 ही होते हैं। फॉर्मूला ऑफ मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास नंबर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, दिस इज इक्वल्स टू 16U। सो ऑक्सीजन का मास नंबर आ गया है हमारे पास 16 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इस तरीके से आप मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, नाउ कम टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है X तो उसमें एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं।
जैसे ऑक्सीजन एटम है, उसका एटॉमिक मास है 16 और एटॉमिक नंबर है 8। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कार्बन एटॉमिक मास इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। देखिए A2Z, A2Z। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कैसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। This is all about representation of an element, distribution of electrons in orbits or shells. बोर एंड बरी ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में या डिफरेंट शेल्स में हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इन 3 रूल्स को समझने के लिए एटॉमिक अरेंजमेंट देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ये अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एन एटम, ओके, and this is the nucleus of an atom which contains neutron plus proton, and the electrons revolve around the nucleus in different energy levels, different shells, different orbits. Shell number 1, this shell number 2, this is shell number 3, or K shell, L shell and M shell. Now first of all, rule number 1, maximum number of electrons a shell can accommodate is equal to 2n square, where n is what? This is shell number. Okay. So for K shell, first shell is K shell. For K shell, n value is 1. And how many electrons it can accommodate? By the formula of 2n square, this is equals to 2. And value for K is 1. So K shell can accommodate maximum number of 2 electrons. Now next is L shell. N value for L shell is 2, 2n square, n is 2, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8 electrons. So L shell can accommodate maximum number of 8 electrons. Capacity of L shell is up to 8 electrons only. Similarly, we can find the maximum number of electrons M shell can accommodate equal to 18. Okay. Now come to next rule. Electrons occupy the lowest available energy level first. इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद उससे हायर, उसके बाद उससे हायर। ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल। ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन द आउटर शेल, दिस एल शेल। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते until and unless the inner shell are completely filled. जब तक ये K shell पूरी तरीके से filled नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स L shell में नहीं जा सकते। It means that shells are filled in a step-wise manner, starting from the inner shell. Step-wise manner में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं शेल्स में, और inner shell से स्टार्टिंग होती है। जैसे K shell से स्टार्टिंग होगी, फिर L shell में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। If L shell is completely filled, then electrons can move towards M shell. Okay. Rule number 3 is the outermost shell cannot hold more than 8 electrons. This is called octet rule. जो एटम की outermost shell है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है. This is called octet rule. Let us discuss examples of distribution of electrons in various shells. Okay. So sodium symbol is Na. Its atomic number Z value for sodium is 11. Because its atomic number is 11, so number of electrons present in a sodium atom is equals to 11. Okay, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सोडियम एटम में क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है. अब हम इन 3 लॉस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू दिस इज के शेल, एल शेल, एम शेल. देखिए ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें डिफरेंट शेल्स में फिल करने हैं. ठीक है, तो के शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एल शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एल शेल. एम शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन. बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो एम शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं. ठीक है, वैसे भी यहाँ पर तो आप देखिए 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बस हमें 1 इलेक्ट्रॉन और रह गया है फिल करने से, वो हम एम शेल में फिल कर देते हैं.
ठीक है. So electronic configuration of sodium will be 281. Second is calcium. Z value for calcium is 20, means atomic number of calcium is 20, and here 20 number of electrons you have to fill in different energy levels. Now what is the electronic configuration of calcium? K, L, M, N. K shell can accommodate 2 electrons. L shell can accommodate 8 electrons. Remaining electrons 8 plus 2 10. 20 minus 10 is equals to 10 electrons बचे आपके. M shell की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपको आउटर मोस्ट शेल में फिल ही नहीं करने हैं. ठीक है, तो हम M शेल को आउटर मोस्ट शेल नहीं बना सकते, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स N शेल में फिल कर देंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2 8 8 2. ओके. हाइड्रोजन atomic number is 1. So 1 electron you have to fill. So its electronic configuration is equals to 1 only. If this is the nucleus, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से न्यूक्लियस के सराउंडेड रिवॉल्व करता रहेगा. नंबर 2 is helium. 2 electronic configuration is equals to 2. Its atomic structure is, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन. These electrons revolve around the nucleus of helium. This is number 3. This is lithium. For lithium, atomic number is 3. So its electronic configuration is equals to 2,1. It has 3 protons in its nucleus. 2 electrons are present in K shell here, and only 1 electron is present in L shell here, which is revolve around the nucleus like this. Beryllium. Atomic number of beryllium is 4. Its electronic configuration is equals to 2,2. 4 protons present in the nucleus of beryllium and 2 electrons present in K shell, which revolve around the nucleus, and 2 electrons are present in L shell, which revolve around the nucleus like this. Okay. Now come to example number 5, boron. Atomic number is 5. Electronic configuration of boron is 2,3. 5 proton present inside the nucleus of boron and 2 electrons are present in K shell of boron and 3 electrons are present in L shell of boron. This is the atomic structure of boron. Now see next, carbon. Z value for carbon is 6. Atomic number is 6. Electronic configuration of carbon is 2,4. So 6 protons present inside the nucleus of carbon. 2 electrons revolve around the nucleus of carbon in K shell and 4 electrons revolve around the nucleus of carbon in L shell. This is the atomic structure of carbon. Now example number 7, nitrogen. Z value for nitrogen is 7. Electronic configuration of nitrogen is 2,5. So 7 protons are present inside the nucleus of nitrogen and 2 electrons are present in K shell of nitrogen, which revolve like this around the nucleus of nitrogen, and 5 electrons revolve around the nucleus of nitrogen inside the L shell. This is the atomic structure of nitrogen. Now see next, oxygen. Atomic number is 8. So 8 protons present inside the nucleus. Electronic configuration is 2,6. 2 electrons revolve around the nucleus of oxygen in K shell. 3, 4, 5, 6.
These 6 electrons revolve around the nucleus in L shell. Like this. This is the atomic structure of oxygen, okay? Now come to next. Fluorine. Atomic number of fluorine is 9. Electronic configuration of fluorine is 2, 7. So 9 protons are present inside the nucleus of fluorine. 2 electrons revolve around the nucleus of fluorine in K shell, and 7 electrons revolve around the nucleus of fluorine in L shell. Like this, you have to make the atomic structure of fluorine. ठीक है? Next is neon. Its atomic number is 10. Electronic configuration of neon is 2, 8. So 10 protons are present inside the nucleus of neon. 2 electrons are present inside K shell, which revolve around the nucleus like this, and 8 electrons are present in L shell, which revolve around the nucleus like this. This is the atomic structure of neon. Atomic number of sodium is 11. Its electronic configuration is 2, 8, 1. So 11 protons are present inside the nucleus of sodium. 2 electrons are present in K shell of sodium. 8 electrons are present in L shell of sodium. And 1 electron is present inside the M shell of sodium, which revolve around the nucleus like this. Okay. This is the atomic structure of sodium. So this is all about distribution of electrons in different shells. What is valency? Valency is the combining capacity of an atom. Atom की combining capacity को हम valency बोलते हैं. Determined by the number of valence electrons. Valency को हम कैसे determine करते हैं कि outer most shell में कितने electrons present हैं. ठीक है. Number of electrons outer most shell में present होते हैं, उनको हम outer most electrons या valence electrons कहते हैं. ठीक है. What is valency? Valency क्या होती है? Valency होती है combining capacity of atoms. So what is valency? Valency is the combining capacity of atoms. Okay. So to find the valency of an element, valency अगर हमें find करनी है किसी भी atom की, किसी भी element की, तो हमें क्या चाहिए कि जो आप उस एटम की आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. इन्हीं से हम वैलेंसी फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. ओके. नाउ सी टाइप्स ऑफ वैलेंसी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. वन इज elements having 1 to 4 valence electrons. Other is elements having 5 to 7 valence electrons. तो जिन एलिमेंट्स में 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर वैलेंसी जो होगी वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगी. वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और जिनमें 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जहां पर 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस केस में वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एलिमेंट्स विद 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के. एंड एलिमेंट्स विद 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Now see example. Number 1 is sodium.
Atomic number of sodium is 11. Electronic configuration of sodium is 281. So here one electron is present in outermost shell, and the number of electrons present in outermost shell are called valence electrons. So here valence electron is equals to 1. And because elements with we know elements with 1 to 4 valence electrons, valency equal to number of valence electron. 1 to 4 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है, तो यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, ओके. Now see the next example, that is oxygen. Atomic number Z value of oxygen is 8. Electronic configuration of oxygen is 2, 6. So here outermost shell contains 6 electrons, so valence electron equal to 6. And valency we know elements with 5 to 7 valence electrons, valency equal to 8 minus number of valence electrons. So here valence electrons are 6. So valency is equals to 8 minus 6, that is 2. So 2 is the valency of oxygen atom. So valency of oxygen atom is 2. According to valency, atoms are univalent, bivalent, trivalent, and tetravalent. Univalent, bivalent, trivalent, and tetravalent. Uni means 1. If valency is 1, atom will be univalent. If valency is 2, atom will be bivalent. If valency is 3, atom will be trivalent. And if valency is 4, atom will be tetravalent. And noble gases have 0 valency. Valency of noble gases is 0. Now let us see the examples. Number 1 is hydrogen. Atomic number is 1. Electronic configuration is 1. Valency will be 1. Valence electron will be 1. And valency is equal to 1. So this is univalent. Okay. Number 2 is lithium. Atomic number 3. Electronic configuration is 2, 1. Valence electron equal to 1. And valency is equals to 1. This is also univalent. Example number 3 is fluorine. Atomic number is 9. Electronic configuration is 2, 7. So here valence electron equal to 7 and valency equal to 8 minus 7, that is 1. This is also univalent because valency is 1. Next, example number 4 is sodium. Atomic number is 11. Valence electron equal to 1. So valency equal to 1. This is also univalent. Example number 5 is chlorine. Atomic number is equals to 17. Electronic configuration is 287. Here valence electron is equals to 7. So valency is 8 minus 7. This is equals to 1. This is also univalent. Example number 6 is beryllium. Its atomic number is 4. Electronic configuration is 2, 2. Here valence electron equal to 2. So valency equal to 2. This is bivalent. Example number 7 is boron. Atomic number is 5. Electronic configuration is 2, 3. Here valence electron is equals to 3.
So valency is 3. This is trivalent. Next example number 8 is nitrogen. Atomic number is 7. Electronic configuration is equals to 2, 5. Here valence electron equal to 5. So valency equal to 8 minus 5. So this is equal to 3. And it is trivalent. Example number 9 is carbon. Z value for carbon, atomic number of carbon is 6. So its electronic configuration is 2, 4. Here valence electron is equals to 4. So valency is 4. This is tetravalent. Example number 10 is neon. Its atomic number is 10. Its electronic configuration is equals to 2, 8. Valency is 0 because it has completed its octet. This is noble gas. Valency of noble gases is equal to 0. So have you understand about valency? If an element has 1 to 4 electrons in its valence shell, this becomes the valency. Okay. So if an element has less than or equal to 4 electrons in its valence shell, then valency of an element is equal to the number of electrons present in the outermost shell. Okay. And when the number of electrons are more than 4, that is 5, 6 and 7, then the valency will be 8 minus number of valence electron. Okay. अब देखिए ऐसा होता क्यों है कि हम 8 माइनस कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंसी के इक्वल है, बट यहाँ पर हम 8 में से माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज बिकॉज फॉर एन एटम इट इज वेरी इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रेदर देन लॉसिंग 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा होगा तो इसको ही लूज कर देगा, 2 एक्स्ट्रा है तो उसको लूज कर देगा, 3 एक्स्ट्रा है तो उसको लूज कर देगा, 4 एक्स्ट्रा है तो उसको भी लूज कर देगा. ठीक है, या 4 है तो शेयर कर लेगा. ठीक, बट यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. तो यहाँ 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में. इट मीन्स कि 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. ठीक, सिमिलरली इन केस ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स completely filled, and this will gain 1 electrons and this will gain 1 electron and completes its octet. So this is all about valency. How to calculate mass number and number of neutrons. So formula to calculate mass number is A is equals to number of proton plus number of neutron. So first of all we will discuss about mass number. It is denoted by capital A, and mass number is equals to number of proton plus number of neutron in an atom. And how we can calculate number of neutrons? Number of neutrons, N is equals to mass number minus atomic number. So these are the two formulas you have to remember to calculate mass number and to calculate number of neutrons. Let us see the example of oxygen. Its atomic number is 8. So here number of proton is equals to 8. Number of electron is equals to 8. Number of neutron is equals to 16 minus 8 is equal to 8. If you have to calculate mass number, this is equal to number of proton plus number of neutron. So number of proton 8. Number of neutron 8. Mass number is 60. Example number 2. If you have given a symbol of carbon like this and you have to calculate here number of protons, number of neutrons, number of electrons and its mass number, atomic number. Now here atomic mass A is equals to 12. Atomic number Z is equals to 6. Okay. Because we represent a symbol like this, A to Z. A is atomic mass and Z is atomic number. And atomic number
equal to number of electrons and number of proton. So atomic number here is 6. Number of electron equal to 6. Number of proton equal to 6. Number of neutron is equals to A minus Z. A is what? 12. Z is what? 6. So number of neutron here is equal to 6. If you have given number of proton and number of neutron only, then how you can calculate mass number? Mass number is equals to number of proton plus number of neutron. This is equals to 6 plus 6 is equals to 12. Okay. What are isotopes? Isotopes are the atoms of the same element with the same atomic number but different mass number. Isotopes क्या है? Same elements के atoms जिसमें atomic number same है but mass number different है. And what is the trick to learn isotope? देखिए isotope में top different है. क्या different है? टॉप डिफरेंट है कि जैसे हम किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A to Z. A is what? A is atomic mass या mass number and Z is what? Z is atomic number. So in case of isotope top different है means atomic mass different है और atomic number same है. Atomic number is same, atomic mass is different. Now we will discuss example of isotope. First example is hydrogen isotope. This hydrogen is found in nature in 3 forms with different mass number but same atomic number. Nature में hydrogen के 3 isotopes हैं. First is protium, second is deuterium and third form is tritium. Symbol of protium is 1H1, symbol of deuterium is 2H1 and symbol of tritium is 3H1. They have same element, same atomic number but different mass number. Mass number is different in all the 3 isotopes of hydrogen. Protium has mass number equal to 1, deuterium has mass number equal to 2 and tritium has mass number equal to 3. अगर हम न्यूट्रॉन्स के नंबर फाइंड करें यहाँ पर तो n is equals to A minus Z होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास minus atomic number. Here in case of protium number of neutron is 0. Okay, now in case of deuterium neutron is equals to A minus Z. Atomic mass for deuterium is 2 and atomic number for deuterium is 1. So here number of neutron is 1. In case of tritium number of neutron is equals to A minus Z. Atomic mass minus atomic number. Number of neutron is equals to atomic mass means 3 minus atomic number means 1. So number of neutron in case of tritium is equals to 2. So this is the reason why number of neutrons are different in case of isotopes. Now see the applications of isotopes. Carbon 14 is used for radioactive dating. Cobalt 60 is used in cancer treatment. And one more application is of iodine. This iodine is used to treat goiter. Let us revise. First thing, in case of isotopes, they have same element, they have same number of protons, atomic number and same number of electrons. And isotopes have same chemical properties. They have different mass number. Isotopes have different number of neutrons. And remember the last thing, isotopes have different physical properties. Now see what are isobar. So atoms of different elements with the same mass number but different atomic number. Isobars में different elements हैं, mass number same है और different atomic number है. ठीक है, means isobar में top same है. Trick to remember isobar, they have same top. Means if this is an element A to Z, here atomic mass is same but atomic number is different. Now see example of isobar. Argon, atomic mass is 40, atomic number is 18. And calcium, atomic mass is same, that is 40, but atomic number is different, that is 20. This is the example of isobar. Okay. Example number 2 is carbon and nitrogen. They both have same mass number, that is 13, but different atomic number.
Atomic number of carbon is 6, but atomic number of nitrogen is 7. Now we will discuss about isotones, atoms with the same number of neutrons but different number of protons. So first example is carbon 14 and nitrogen 15. Here number of neutrons are different in case of isotone. So number of neutron in case of carbon is 14 minus 6, that is 8. In case of nitrogen, number of neutron is equals to 15 minus 7, that is 8. So they have same number of neutrons, that is equal to 8. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.